आदाब। मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम खास मुलाकात में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान सैयद अनवारुल्लाह गौरी। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मुलाकात करवा रहे हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। नंदियाल में काफ़ी मकबूलियत हासिल कर रहे हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नंदियाल के रुकने असम्बली और रियासती वजीर कानून व अक़लियती बहबूद के साहबजादे NMD फारूक के साहबजादे NMD फिरोज साहब की। नाजरीन, मैं सबसे पहले यहां जिक्र कर दूं सियासत का कि जब भी लफ्ज़ सियासत हमारी समातों से टकराता है तो हमें वो वादे, वो जुमले, वो बयानबाजियां जो पिछली हुकूमतों और हुक्मरानों की जानिब से सियासी मुहिम्मात के दौरान की जाती हैं वो याद आने लगती हैं, क्योंकि कभी कभी वादे पूरे नहीं हो पाते और इंतखाबात का वक्त करीब आ जाता है। और यही सियासत है जो एक मुआशरे की किसी भी समत, एक सोच और मुस्तकबिल को तय करने की ताकत रखती है। और ये सिर्फ एक इख्तिदार या क़यादत को हासिल करने का जरिया नहीं होती, बल्कि ये अवामी खिदमत, जिम्मेदारी और कभी कभी एक क़यादत का इम्तिहान भी होता है। और इसी तरह अगरचे मैं बात करूं तो नंदियाल की सियासत में NMD फिरोज जो काफ़ी मुतहर्रिक हैं और अवामी खिदमत में काफ़ी मकबूल हैं और अवामी खिदमत के लिए काफ़ी जाने भी जाते हैं। बतौर ज़िला जनरल सेक्रेटरी तेलुगु देशम पार्टी इन्होंने मुकामी मसाइल, अक़लियती फलाह, बुनियादी सहूलियात और ख़ास करके नौजवानों की रहनुमाई और फिर पार्टी की तंजीम साजी में काफ़ी अहम फ़आल किरदार भी इन्होंने अदा किया है। इनकी लगन, मेहनत, जुस्तजू और यूँ कहूँ कि समाजी वाबस्तगी और मुकामी अवाम से, लीडरान से करीबी ताल्लुकात के ज़रिए इन्होंने मुसलसिल रायलसीमा की सियासत में एक काफ़ी बाअसर नौजवान के तौर पर ये उभर रहे हैं, जिनका मकसद है कि अवामी खिदमत को और जो मीरासी खिदमत है इनकी जानिब से उस विजन को और अज़्म को लेकर के आगे बढ़ना है। और आज हम इसी सियासत के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ NMD फिरोज जो कि ज़िला जनरल सेक्रेटरी तेलुगु देशम पार्टी है और हम प्रोग्राम में NMD फिरोज साहब का इस्तकबाल करते हैं। तो सबसे पहले NMD फिरोज साहब, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ प्रोग्राम ख़ास मुलाकात में। जी, शुरुआत में ये करना चाहता हूँ कि जैसा कि सियासत, जब भी ये लफ्ज़ आता है लोगों के दिलों में जहन में कई तरह के सवाल उभरने लगते हैं, लेकिन आपके जहन में जब सियासत का एक लफ्ज़ आता है तो आप इसे किस तरीके से सोचते हैं और सियासत में आने का आपका क्या मकसद है? अस्सलाम वालेकुम। सियासत अब से नहीं है, हमारे जब से 1962 में हमारे क्या बोलते हमारे फूफा थे, वो नंदियाल के MLA थे 1962 में। उसके बाद 1982 में अब्बा जब तेलुगु देशम पार्टी फॉर्म हुई थी, सब हमारे अब्बा ऑलरेडी 1980 में काउंसलर थे। बाद में 82 में जब NTR की पार्टी आई, वो पार्टी में ज्वाइन हुए, जब वाइस चेयरमैन बने। फिर 85 में हमारे को MLA का मौका दिया NT रामाराव साहब ने, जब भी अब्बा शुगर और वक्फ बोर्ड मिनिस्टर थे 85 से 89 तक। फिर बाद में 89 इलेक्शन में फिर कांग्रेस की पार्टी जब आई थी, जब अब्बा एक 5000 वोट से हार गए थे। फिर 94 में फिर इलेक्शन आए, जब NTR की हुकूमत आई, जब अब्बा फिर MLA के जैसे कंटेस्ट करे, फिर डिप्टी स्पीकर बने। फिर 99 में फिर अब्बा MLA बने। फिर 2004 तक बल्दिया मिनिस्टर थे, बाद में हायर एजुकेशन मिनिस्टर थे। फिर उसके बाद हमारे को 2009 में और 14 में MP के जैसा भेजे चंद्रबाबू नायडू साहब, जब तो हार देखना पड़ा। फिर 2017 में हमारे को MLC दे के मंडली चेयरमैन दिए, बाद में हेल्थ मिनिस्टर भी दिए। बाद में परसों तक 2023 तक MLC थे अब्बा। उसके बाद फिर 24 में फिर MLA के जैसा ठहरे, फिर जीते। अब अब्बा के लॉ एंड जस्टिस और माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर थे। तो लंबा एक 42 ईयर से सियासत पार्टी के साथ ही जुड़े हुए। जी, कोई सी भी पार्टी बदले नहीं, तेलुगु देशम पार्टी के साथ ही थे। हारो या 83 में NMD फारूक साहब ने तेलुगु देशम पार्टी ज्वाइन की थी और 84 में वो म्युनिसिपल चेयरमैन भी बने। नहीं, 1980
80 में इलेक्शंस हुए थे, जब तेलुगु देशम पार्टी नहीं थी, जब इंडिपेंडेंट से ठहरे थे। अच्छा, ये 80 में इंडिपेंडेंट से ठहरे, 83 में तेलुगु देशम से जुड़े। 82 में जब हमारे एनटी रामाराव साहब जब पार्टी फॉर्म करे थे तब ज्वाइन हुए थे, जब ऑलरेडी वाइस चेयरमैन बने थे अब्बा जी, अब कंटिन्यू करे थे। बाद में 85 में फिर बाद में आके फिर इलेक्शन चले थे। 83 में पूरा डिसॉल्व करके फिर एनटीआर साहब फिर 85 में फ्रेश इलेक्शन गए। अच्छा। जब हमारे को मौका दिए तब से अब तक हम लोग तेलुगु देशम पार्टी के साथ में। फिरोज साहब, क्या कुछ वजह है कि 40 साल से जायद फारूक साहब भी तेलुगु देशम पार्टी से जुड़े हैं और आप भी तेलुगु देशम पार्टी से ही जुड़ रहे हैं, तो क्यों आपने तेलुगु देशम पार्टी से हटकर दूसरी पार्टी को नहीं चुना? इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, क्योंकि हमारे को चंद्रबाबू नायडू साहब, एनटी रामाराव साहब ने इतना मौका दिया, क्योंकि मेरे ख्याल से जब भी इलेक्शन चले हमारे को मौका दिया कंटेस्ट करने का। दूसरा नंदियाल से तो कोई दूसरे लीडर को भी ये नहीं दिया, हमारे को जितना मौका दिया मेरे ख्याल से दूसरे को से लीडर को भी मौका नहीं दिया। मैं समझता हूँ जितना हमारे को पार्टी और चंद्रबाबू नायडू साहब, एनटी रामाराव साहब जितना मौका अब्बा को दिए, मेरे ख्याल से कोई मुसलमान लीडर को इतना मौका कभी नहीं दिया। 4 बार एमएलए, 1 बार एमएलसी, 5 बार मिनिस्टर, मेरे ख्याल से दूसरे को से मुसलमान को इतना मौका नहीं दिया रहूँगा, इतना मौका हमारे को जो मिला। लेकिन इसके पीछे अवाम का एतमाद भी, तो जो लीडरान होते हैं उनके पीछे अवाम का एक एतमाद होता है। तो क्या लगता है आपको कि एनएमडी फारूक साहब का जो एतमाद अवाम के दरमियान बंधा है, इसके पीछे कौन सी ऐसी वजूहात थी कि जो एक मुसलसिल लगातार वो अवाम की खिदमत में मसरूफ़ है? नहीं, हमारे को तो अब नंदियाल में हमारे एरिया के बहुत से इश्यूज है, उसमें हम लोगों को मुसलमान बोल के नहीं, पूरे कास्ट को पूरे हम लोग साथ लेके जाते। कभी भी एक बोले तो एक पर्टिकुलर ये एक रिलीजन बोल के नहीं, ऑल रिलीजन को पूरे हम लोग लेके जाते। हमारे को कभी भी हमारे मतलब रायलसीमा की तरफ कभी भी उतना डिस्टर्बेंस नहीं आया, क्योंकि वहाँ पे हैदराबाद की सियासत बहुत अलग रहती, अपने पास की सियासत बहुत अलग रहती, वहाँ पे अलग रहती। अपन यहाँ पे सिर्फ कौम बोल के अपन यहाँ पे कर सकते हैं, अगर वहाँ पे नहीं जा सकते, पूरों को मिला लेके आगे लेके जाना पड़ता। और वैसे भी हम लोगों को पूरे जने वैसे साथ देते, और छोटे छोटे जो भी मसले रहते, बड़े मसले भी थे, अब्बा नज़दीक रह के करे। अब बहुत से नंदियाल में डेवलपमेंट बहुत से ज़्यादा करे, वहाँ पे वक्फ बोर्ड के ज़मीनों को बचाए अब्बा वो टाइम से अब तक। वहाँ पे कभी भी ज़्यादातर हमारे पीरियड में तो कहीं भी आपको कुछ भी वक्फ बोर्ड के ऊपर कब्जे गिब्जे रही है तो इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा उनके ऊपर ज़मीनों पे। और आप मस्जिदों पे अब आबादी, जब ये मस्जिदों को हम लोग पेंट का काम या चुनने का काम, इमामों को और मौज़नों को तनख्वाह देना, ये पूरा हमारी पीरियड में शुरू हुआ। बाद में या जी दुकान मकान बोल के, बाद में क्या बोलते हैं शादी, लाख रुपए शादी के वास्ते। अच्छा, ये पूरा चंद्रबाबू नायडू साहब के पीरियड से हम लोग शुरू करें। ऐसा बहुत से रिफॉर्म्स लेके आए हम लोग हमारी पीरियड में। एनएमडी फिरोज साहब की सफ़र की जो सियासी सफ़र की शुरुआत हुई है वो कैसे हुई है? कब ख्याल आया कि आपको कि मैं भी सियासत में एंट्री करूं? नहीं, मेरे को तो बचपन से शौक ही था देख के। ज़्यादातर हम लोग मेरी तो पढ़ाई तो पूरी हैदराबाद में हुई। बाद में हम लोग गाँव जाते थे, वहाँ पे तो नॉर्मल सियासत ही देखता था मैं जी। बाद में मेरा एमबीए जब हो गया, एमबीए के बाद मेरी क्या बोलते हैं कंटिन्यू अब सियासत अब्बा के साथ ही था मैं। अच्छा। बाद में 2004, 9, 14 इलेक्शन, 19 इलेक्शन पूरा अब्बा के साथ ही था मैं। मतलब ऐसा है कि कोई एक आइडल होता है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर या कोई भी फील्ड के अंदर जी। तो जैसा कि आपने भी कहा कि बचपन से आप सियासत को देखते रहे हैं, तो बचपन या जवानी में कोई ऐसी शख्सियत जो आपका आइडल रहा हो आपके वालिद साहब को छोड़ करके, या फिर फारूक साहब ही आपके आइडल रहे हैं? नहीं, अब्बा तो आइडल ही है। अब मैं बाबू साहब को देखा, हमारे आंखों के सामने हम लोग हाईटेक सिटी को देखे। पहले कैसा था, हम लोगों का घर वहाँ पे था बंजारा हिल्स पे, हम लोग वो एरिया देखते थे। हम लोग 1999, 97 में हम लोगों को जब कॉलेज जाते थे, स्कूल जाते थे, वो एरिया देखे। जब को आपको देखे तो आपको दुनिया का फ़र्क दिखता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक हाईटेक सिटी जब आया था, हम लोग भी वहाँ पे थे। वो जब को आपको देखे तो कितना फ़र्क दिखता है आपको ही मालूम है। लेकिन अगरचे बात हो रही है उस वक्त के दौर की, इस वक्त के दौर की, तो मैं यहाँ पे सवाल ये ज़रूर करना चाहूँगा कि उस वक्त की सियासत और आज की सियासत में आप कितना डिफरेंस देख रहे हैं? बहुत डिफरेंस है। जबकि सियासत को आपकी सियासत को तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है जी। बहुत संभाल के जाना पड़ता। मौका मेरे ख्याल से मुस्लिम लीडर्स को बहुत कम मिलता जी।
वो पूरा संभाल के जाना पड़ता। जो भी मौका दिया अपने को वो मौका छोड़ लेना नहीं। इंशाल्लाह वो मौका कैसा भी अपन वो प्लेस हम बाजू हटना नहीं, वो प्लेस पे कायम रहना। इसलिए क्योंकि आजकल आप हिंदुस्तान में देख रहे हैं मुसलमान को मौका भी बहुत कम मिल रहा है, बहुत कम मिल रहा है। जो मौका हमारे को दिया, जो प्लेस हमारे को दिए, वो प्लेस को रिप्लेसमेंट कोई भी नहीं करे सर का। हम लोग स्टैंडर्ड ठहरना, अब जो भी कौम का रहंदे या जो भी अपने वालों का जो भी काम रहंदे इंशाअल्लाह ताला हम लोग करते हैं। यानी कि आपका ये कहना है कि आज के दौर में जो सियासत हो रही है उसमें उसूलों पर नहीं चला जा रहा है, यानी कि उसूल पसंदी नहीं हो रही। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आज की सियासत में उसूल पसंदी कितनी हद तक बाकी रह गई है और इसको किस तरह से दोबारा से लाया जाए? नहीं, आजकल दोबारा लेके आना बोले तो आज का पूरा जनरेशन चेंज हो गया। आपको मालूम है आजकल का जनरेशन क्या है, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में बिल्कुल, आप सोशल मीडिया, बहुत सोच समझ के कदम उठाना पड़ता। अपना जो भी कदम है ये 1 से 10 बार सोचना पड़ता। कोई मीडिया वाला देख रहा है, कोई ये कर रहा, अपन जो बातचीत अल्फाज भी जो करते सोच समझ के करना पड़ता। कहीं अपन कहते हुए गलत बोल रहे, वो बात को लेके 100 बार रिपीट नहीं करे सर का। वैसा जो वो टाइम पे उतनी मीडिया नहीं थी, उतना ये नहीं था। आजकल पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव बहुत फास्ट वायरल के जैसा हो जाता। इसलिए बहुत सोच समझ के करना। और जब क्या था कुछ भी, मगर हर एक चीज़ प्राइजेस भी कम थे, हर एक चीज़ कम था। मगर आजकल महंगाई नहीं थी। आजकल तो महंगाई ज़्यादा हो गई, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा हो गया। हर एक चीज़ आपको देख रहे, हर एक चीज़ बढ़ते जा रहा। और क्या है वो पॉपुलेशन बढ़ जा रहा, मगर अनएम्प्लॉयमेंट वैसे ही रह जा रहा। लेकिन अगर बेरोजगारी एक मसला है तो फिर इस बेरोजगारी को किस तरह से ख़त्म किया जाए, अनएम्प्लॉयमेंट को किस तरह से ख़त्म किया जाए? क्योंकि आजकल जो नौजवान हैं काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लेकिन जब अगर नौकरी की बात होती है तो कहीं से जवाब आता है कि पकौड़े तल लिए जाएं, ये भी आपके लिए एक फ़ायदेमंद है या आपका रोज़गार है। तो इस तरह के बयानात को आप किस नज़रिए से देखते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ ना, लीडर्स भी सोच समझ के बयान देना पड़ता। क्योंकि अब कल आप देखे थे एक छोटा सा एक जुमला था, काकरोच जनता पार्टी से एक जुमले को पकड़ के वो लोग आज देखा मैं 21 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। तो मैं बोल रहा हूँ हर एक चीज़ सोच समझ के करना पड़ता है। अनएम्प्लॉयमेंट के वास्ते आप देखो, आप आंध्र प्रदेश में जब हमारे चंद्रबाबू नायडू साहब आए बाद से, अब वाइजैग में बहुत से कंपनीज आ रहे। तो आपको देखा, आप एग्जांपल मैं यहाँ पे हैदराबाद में बताया था, एक हाईटेक सिटी के वजह से आज कितने ऑलमोस्ट इंडिया में रहने दो, बाहर रहने दो, आउट ऑफ कंट्री रहने दो, कितना एम्प्लॉयमेंट मिला। वैसा एक विजनरी लीडर के लीडरशिप में अपन काम कर सकते हैं। वैसा लीडरशिप लिए तो अपने को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता, हर एक चीज़ ये रहता। आज का क्या है, हर एक छोटी जॉब को भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर एक जॉब रही है बोले तो 100 जने एप्लीकेंट्स है। वक्तिया बयानबाजी आजकल के लीडरान की बदल जाती है। जी। अभी एक वक्त एक बयान दे देते हैं, लेकिन फिर एक पल में वो बयान बदल जाते हैं। तो आवाम किस तरह से पहचान करे कि अच्छे सियासतदान की? अपन जब भी अपन एक क्या बोलते अगर अपन कर सकते तो अपन वो बयान देना, अपन नहीं कर सकते वो बयान नहीं देना। क्योंकि हम अब एग्जांपल हम इलेक्शन में बोले थे कि क्योंकि हम जब इलेक्शन फेस कर रहे थे, हम बहुत प्रॉब्लम्स थे 2024 में। क्योंकि हमारी पार्टी आपको मालूम है सपोर्ट करी थी, बिल्कुल हमारे को बहुत मुश्किल हुआ था इलेक्शन लड़ने में। फिर भी नंदियाल में मैं समझाया आप लोगों को, कहीं को आप हमारी सूरत देख के वोट डालो, हम लोग आपके वास्ते ठहरते, आपका जो भी काम रहते इंशाल्लाह ताला हम लोग रहते बोल के बोले। वैसे ही आज वो भरोसे पे आज भी नंदियाल में आप कहीं भी जाओ, आधी रात में भी फ़ोन करके कोई भी ये काम है होता है, हम लोग वैसे ही हम लोग काम कर रहे हैं। तो वैसा एक क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेके आना। जब भी हम कुछ तो भी प्रॉमिसेस करें तो प्रॉमिसेस जितना रहते अपन 100% नहीं तो नहीं, अपने को 70% तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करने का। जी। जैसा कि तेलुगुदेशम पार्टी का आपने जिक्र किया था, तो सवाल ये है कि तेलुगुदेशम पार्टी अक़लियतों के साथ किस हद तक है और अक़लियतों के किन मसाइल को उन्होंने नंदियाल में दूर किया है। और जैसा कि अगरचे बात की जाए मजहबी इज्तिमात की, हमने सुना है कि कड़पा और करनूल में बहुत बड़े इज्तिमात भी आपने करवाए हैं। तो क्या वो पार्टी फंड से हुए हैं या फिर आपके ज़ाती तौर पर हुआ है? नहीं, एक्चुअली गवर्नमेंट ही दी। मेरे ख्याल से 2018 में जब इंटरनेशनल इज्तिमा हुआ था, तब चंद्रबाबू नायडू साहब के पास जब फारूक साहब ये थे हेल्थ मिनिस्टर थे, जाके पूरे हमारे लीडर्स को लेके जाके बात करें तो
चंद्रबाबू नायडू साहब 10 करोड़ दिए इंटरनेशनल इज्तिमा के वास्ते। बाद में परसों रिसेंटली आप जनवरी 24 कड़पा में इज्तिमा हुआ था, वहाँ पे भी 1.5 करोड़ सैंक्शन करें। बाद में आत्मकूर में भी इज्तिमा हुआ, वहाँ पे भी 2 करोड़ सैंक्शन करें। तो आप कुछ भी ऐसा इज्तिमा का ये रहे तो इंशाल्लाह हम जाके सीएम साहब को पूछे तो सीएम साहब जब हमारे को सैंक्शन करके दे रहे हो, कुछ भी ये नहीं है। फिरोज साहब, जिला जनरल सेक्रेटरी बनने तक का जो सफ़र आपका रहा है और आइंदा मुस्तकबिल में आप अपने आप को किस ओहदे पर देखते हैं और नंदियाल के किन मसाइल को लेकर के आप इस बात को उठाएंगे कि ये मसले हल हो जाएं नंदियाल के? नहीं, नंदियाल में भी आपको क्या है बोले तो नंदियाल में भी मुस्लिम पॉपुलेशन थोड़ा बिलो पॉवर्टी लाइन है। वहाँ पे जिस दिन वो कमाते, जिस दिन आज कमाए तो आज का आज ही खाना है, आज ही खाना है। तो ऐसा हम लोग एक लोकेश साहब से भी बोले थे, हम लोग नंदियाल को भी थोड़े कंपनीज होना बोल के बोले थे। एम्प्लॉयमेंट के वास्ते हम लोग भी ये कर रहे, रोड हम नंदियाल में एक बेहतरीन रोड्स बना रहे। हर एक नंदियाल में जो भी मस्जिद और कंपाउंड वॉल रहे, जो हमारे खबरस्तान के कंपाउंड वॉल्स के ऐसे मसले बहुत है। हम लोग हर एक पर्सन भी हम लोग एक अल-फुरखान बोल के एक खबरस्तान है, उनको 1 करोड़ रुपए सैंक्शन करे। बाद में आके एक जुमा मस्जिद बोल के वहाँ पे भी 50 लाख रुपए दिए। ऐसे हर एक मस्जिद में जो भी मस्जिद को जो भी रिक्वायर्ड मस्जिद बोल के टेम्पल्स को रन दे या चर्चेस को रन दे, क्योंकि अब माइनॉरिटी मिनिस्टर रहने से अपने को माइनॉरिटी चाहिए, क्रिश्चियन माइनॉरिटी आता और मुस्लिम माइनॉरिटी आता, इसलिए चर्चेस को और मस्जिद को हम लोग पूरे क्या अमाउंट सैंक्शन करा रहे सीएम साहब को बोल के। बाद में हम लोग एंडोमेंट मिनिस्ट्री से भी बात करके टेम्पल्स को भी हमारे विलेजेस में बहुत से टेम्पल्स को भी हम लोग सैंक्शन करें जी। और इंशाल्लाह रोड्स पूरा मेरे को क्या है, नंदियाल भी वन ऑफ द बेस्ट हमारे को टाउन रहना बोल के हमारे को बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो फिरोज साहब, ये तेलुगु देशम पार्टी की सबसे बड़ी ताकत क्या है आपकी नज़र? तेलुगु देशम पार्टी की सबसे ताकत उनका कैडर है। अच्छा। ग्राउंड लेवल पर बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर है। विलेज बूथ लेवल से लेके आपको पूरा हायरार्की तक पूरा स्ट्रॉन्ग बोले तो स्ट्रॉन्ग कैडर है आपको। और एक मेन क्या है बोले तो सीएम साहब जी, सीएम साहब हर एक से ग्राउंड लेवल लीडर से भी आपको इसमें टेलीकॉन्फ्रेंस में बात करते। आपको एक बेस्ट एग्जांपल मैं बोल दूँ, जब हमारा पोलिंग, जिस दिन पोलिंग का डेट था, आज पोलिंग था 4:30 को सीएम साहब कॉल करे। अब जब इलेक्शन के लिए फ़ोन करके पूरी कैडर को फ़ोन करके बोले आप लोग रेडी हो जाओ, कौन कौन कैसा बूथ में जाना। सीएम साहब है। अच्छा। जब तो एक सीएम थे जी। अच्छा। पूरों को पूरा कैडर को डायरेक्ट सीएम साहब का पूरों को ये टेलीकॉन्फ्रेंस बात करे, हर एक कैडर से बात करे। कैडर से उन्होंने बोले थे कि डिसिप्लिन रह के पूरे कैडर को संभाल लेते हैं। अभी भी वो वैसे कंटिन्यू हो रहा। अब लोकेश साहब भी सेम फॉलो कर रहे। हर एक छोटे से छोटे लीडर को भी, एक बूथ लीडर को भी लेके जाके क्लासेस ले रहे हैं। हम लोग कैसा करना, पार्टी को क्या कर सकते, आगे चल के कैसा करना पार्टी को। 0 लेवल से लेके 10th लेवल तक पूरा पार्टी को स्ट्रॉन्ग। अच्छा। तो कभी ऐसा हुआ है कि पार्टी और अवामी मफाद में टकराव होता है, तो फिर इस नज़रिए से इसको किस नज़र से देखते हैं पार्टी के लोग? नहीं, तो छोटे छोटे याद रहते, वैसे कुछ भी नहीं। कुछ भी अगर ऐसा डिफरेंसेस है तो भी पार्टी के लीडर्स बीच में जब इन्वॉल्व होकर आप जब सॉर्ट आउट कर देते हो। नज़्म ज़ब्त की अहमियत पे अगर बात की जाए तो पार्टी का नज़्म ज़ब्त ही सबसे अहम होता है। तो फिर पार्टी के जितने भी लोग होते हैं इस नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए क्या कुछ करते हैं तेलुगु देशम पार्टी में? पार्टी के लिए मगर हर एक लीडर तो पार्टी को अब हर वीक डिस्कशन चलता, क्या करना, कैसा करना बोल के हर वीकली वाइज होता है डिस्कशन। वीकली वाइज डिस्कशन होता। अब छोटे से छोटा भी अगर तेलुगु देशम का लीडर कुछ भी रहता, आप व्हाट्सअप या ये कुछ तो भी करे तो वो ले लेके पार्टी ऑफिस को जाता, पार्टी ऑफिस हमारे को भेजती, देखो लीडर को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, आप लोग सॉर्ट आउट करो बोल के। मतलब विलेज का है और विजयवाड़ा का है, वहाँ से आप छोटा मैसेज भी छोड़ दो तो पार्टी ऑफिस जब क्योंकि पार्टी ऑफिस का स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है, आपको छोटे से छोटा मैसेज को इमीडिएट उसको रेस्पॉन्स देती। वैसा हमारे को पार्टी ट्रेनिंग भी दे रही। कुछ कोई सा भी छोटा इंसिडेंट भी हो, अब जब बहुत से जल्दी आप लोग सॉर्ट आउट हो जाते हैं। फिरोज साहब, क्या जो तरक्याती फंड्स हैं वो नंदियाल में आवाम तक सही तरीके से पहुँच पाते हैं? हाँ,
फंड्स तो हमारे को पूरे, अब जो भी है फंड्स पूरे आवाम को आता। बाद में हम लोगों को ऑलरेडी लिस्ट आती, जो जो क्या क्या फंड्स है अपने को पूरा लिस्ट आउट करते, फिर हम मीडिया के सामने बैठ के बोल देते कि हमारे को ये फंड्स है, हम लोग ये फंड्स करें। अब मस्जिद को जो भी आया हम लोग ऑलरेडी प्रेस मीट दे के जो जो भी डेवलपमेंट कर रहे, जिस दिन का डेवलपमेंट या जिस दिन का फंड आया जब हम लोग मीडिया के सामने ये करके बोल रहे हैं। नंदियाल में कौन से ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा तरक्की दी गई है और ऐसे कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनको तरक्की दी जानी चाहिए? नहीं, नंदियाल में तो अब एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो हम लोग और मेन स्कूल एजुकेशन। अब हमारी उर्दू स्कूल्स कॉलेज, उर्दू कॉलेजेस और स्कूल्स के बिल्डिंग्स बन रहे। इंशाल्लाह ये ईयर या नेक्स्ट जनवरी तक अपने को स्टार्ट हो जाएंगे। उर्दू कॉलेजेस के वास्ते हम लोग बहुत ट्राई कर रहे हैं। और एक अच्छी एक उर्दू अकेडमी को एक, क्योंकि वहाँ पे मिनिस्टर साहब का गांव रहने से वो एक अच्छा उर्दू अकेडमी सेंटर बनाना बोल के हम लोग प्लान कर रहे हैं। अच्छा जी। क्या मौजूदा सियासी जमातें आवाम के जो माशी मसाइल हैं उसको संजीदगी से या सीरियसली लेती हैं? मैं अगरचे नंदियाल की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगरचे दूसरे जगह की अगरचे मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे किसान आज भी परेशान हैं, और ऐसे लोगों तक अगर आप कुछ क्या कहना चाहते हैं कि इनके मसाइल को किस तरह से संजीदगी से लिया जाए हुकूमतों की? नहीं, अगर मैं ऑलमोस्ट अगर फार्मर्स का जो भी चल रहा, अगर छोटा भी परसों अपने पास ही आंध्र प्रदेश नहीं, नॉर्मल हर एक जगह तो पैडी का और जवार का इसका बहुत सा प्रॉब्लम था, बहुत से मसले थे जी। इमीडिएटली अपने पास तो सीएम साहब जब डायरेक्ट इन्वॉल्व होके वो लोग जितना भी, क्योंकि फार्मर्स और एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वो बेसिक बुनियाद भी हैं किसान इस देश की जी। और किसान के अब हमारे को इलेक्शंस के टाइम पे भी आप देखो, लास्ट गवर्नमेंट में किसान की ज़मीना कौन बोलते हमारे जगन साहब ले लिए थे। ले लेके उनके ऊपर पासबुक के ऊपर उनकी फ़ोटो लगाए थे। वो फ़ोटोज़ पूरे क्लियर करा दिए सीएम साहब। जिसकी ज़मीन है उसका ही ये रहना अपन के, कोई से सीएम साहब का या किसके भी फ़ोटोज़ नहीं रहना बोल के वो इम्प्लीमेंट लेके आके हम लोग नए बुक पासेस बांटे। ऐसा हम लोग बहुत से इम्प्लीमेंट करे सो ये गवर्नमेंट है जब। अच्छा जी। नंदियाल की आवाम का तेलुगु देशम पार्टी पर किस तरह से भरोसा है और वो आगे किस तरह से तेलुगु देशम पार्टी को वोट देंगे? जी, क्योंकि वो पब्लिक क्या है, वर्क देखते हैं आप जो काम कर रहे हैं, आप अवेलेबल है नहीं है, आप फ़ोन उठा के पब्लिक को रेस्पॉन्स दे रहे या नहीं दे रहे, आप रेस्पॉन्स दे के इमीडिएट वो वर्क हो रहा या नहीं हो रहा, आपका मेन जो आप जिस तरह बिहेव कर रहे पब्लिक से, आप मेन क्या है, रेस्पॉन्स है। बिल्कुल, पब्लिक को आप रेस्पॉन्स अगर देंगे तो पब्लिक आपको नेक्स्ट आपको रेस्पॉन्स देंगे। अगर आप रेस्पॉन्स नहीं देंगे तो पब्लिक रेस्पॉन्स नहीं देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट आप मेरे को पब्लिक की जो भी तकलीफ है, अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा सॉर्ट आउट होने के ये क्लियर करने का अपन करें तो पब्लिक हमारे को पसंद करना शुरू करेंगे। अगर पब्लिक का नहीं बाद में देखेंगे, अगर अपन पोस्टपोन करते गए तो पब्लिक भी नेक्स्ट हमारे को भी पोस्टपोन कर देती। जैसा कि आपने कहा कि नंदियाल में पुअर्टी की जो तादाद है, यानी कि जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में सवाल तरक्की की तारीफ आपकी नज़र में क्या है, और क्या सड़कों और इमारतों का बड़ी बड़े बना देना ये तरक्की है, या फिर इंसान की जो मेरी ज़िंदगी है उसको तब्दील करना तरक्की है? नहीं, क्योंकि अब आपको अगर डेवलप, आप एग्जाम्पल बोलता हूँ, अगर अपने को एक स्लम एरिया है, अगर वहाँ पे वो एरिया पे अपन अगर एक अच्छा रोड लेके, अच्छा ड्रेनेज फैसिलिटीज है, ऑटोमेटिकली उसका वैल्यू बढ़ जाता। आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, एक वैल्यू बढ़ जाता। अब वहाँ पे हमारे पास भी ऐसा स्लम्स बहुत थे। अच्छा। वहाँ पे जैसा रोड आया ना, जैसा आपको कनेक्टिविटी जैसा बढ़ी ना, वहाँ पे लैंड वैल्यू बढ़ गई। लैंड वैल्यू बढ़ जाने से आपको अगर वो लोग अगर तोड़ के अगर मड़ियाँ डाले या शॉप्स डालिए तो ऑटोमेटिकली एम्प्लॉयमेंट आता, बाद में उसको लैंड को वैल्यू बढ़ती, बिजनेस कर सकते। अच्छा। ऐसा हम लोग वो प्लान से हम लोग ये कर रहे हैं। नंदियाल में रोजगार के ताल्लुक से क्या कुछ प्लानिंग है आपकी? क्योंकि रोजगार के लिए लोग अपने शहर को, अपने वतन को छोड़ करके दूसरे मुकामात पर आज भी जा रहे हैं, लेकिन अगर रोजगार आपको वहाँ पर नहीं मिल रहा है तो फिर आप तरक्की के दावे किस तरह से करेंगे? नहीं, एक्चुअल से हम लोग एवरी मंथ हम लोग जॉब मेला बोल के रख रहे हैं। वहाँ पे जॉब मेला अपने को विजयवाड़ा या नंदियाल लोकल में जो भी है 20,000, अब जो भी
10th क्लास पढ़े, इंटर पढ़े जी। या डिग्री के, उनके जैसा जैसा उनका जो भी ये पढ़े, उनकी पढ़ाई पे डिपेंड होके जॉब्स हम लोग यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। वहाँ पे नंदियाल में रहने दो या करनूल में रहने दो या विजयवाड़ा में रहने दो, जो बेसिकली उनकी पढ़ाई पे या 10th क्लास है, 10th क्लास वाले को ये जॉब मिल सकता, इंटर वाले को ये जॉब ये सैलरी तक दे सकते। वैसा हम लोग एवरी मंथ हम लोग मेरे ख्याल से हमारे को 2 years हो गया आके, ऑलमोस्ट हम एक 10 बार तो हम जॉब मिला ये करे, ऑलमोस्ट मोर देन 1500 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करके बहुत जनों को जॉब मिला उसमें। इंशाल्लाह हम लोग वुमेन ट्रेनिंग सेंटर भी रख रहे, कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, टाइलरिंग सेक्शंस रख रहे हैं, हम लोग स्किल डेवलपमेंट के बहुत से प्रोग्राम्स कर रहे हैं। अच्छा जी। एनएमडी फेरोज साहब की सियासत क्या सिर्फ माइनॉरिटी के लिए है या फिर नंदियाल में ज़ात बरादरी और फ़िरक़े वाराना सियासत के गिर्द भी वहाँ की सियासत घूमती नज़र आती है? आप नहीं, हम लोगों को आपको वही बोला ना, अपने को तेलंगाना की सियासत मतलब हैदराबाद की सियासत और वहाँ की सियासत को बहुत डिफरेंस है। वहाँ पे पूरे मिलजुल के रहते, ऐसा ये कौम वो कौम बोल के नहीं, पूरे कौम को हम लोग मिला लेके जाते, क्योंकि हमारे को इलेक्शन में पूरे कौम वोट डाल के हमारे पे भरोसा करी, तो हम लोगों का ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जितना हम लोग अगर कोई भी हमारे को टेम्पल्स में बुलाए तो हम लोग टेम्पल में जाते, चर्च को बुलाए तो चर्च के प्रोग्राम अटेंड करते, अब मस्जिद का तो हम लोग कैसा भी अटेंड नहीं करते, तो हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरे कौम को हम लोग और लेके हम लोग आगे जा रहे हैं। किसानों के लिए नंदियाल में किस तरह की पॉलिसीज़ हैं पानी और फसल को लेकर? नहीं, वहाँ पे फसल बहुत है, आपको सबसे हाईएस्ट राइस जो है आता। नंदियाल के किसान परेशान नहीं है उनकी इमदादी कीमतों को लेकर? नहीं है तो रहते, परेशानी का नहीं है, हर एक जगह परेशानी है, नहीं बोल के नहीं। अब मिनिस्टर साहब तो नंदियाल में थे, हर रोज किसान के बहुत से इश्यूज आते रहते, अब्बा जब बात करके कलेक्टर साहब से बात करके इश्यूज जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हम लोग सॉर्ट आउट करते। पानी का तो उतना मसला नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे केसी कैनाल का ये है, पानी का कभी उतना अपने को मसला नहीं रहा। अक्सर कुछ वक्त में कुछ लोगों के जहनों में ये सवाल आते हैं कि तेलुगु देशम पार्टी बीजेपी से मिली हुई है तो ये मुसलमानों के खिलाफ कभी जाती है, लोगों के अंदर इस तरह के बयानबाजियां हमने सुनी है। तो क्या तेलुगु देशम पार्टी सिर्फ अक़लियतों को वोट बैंक समझती है या फिर फैसला साजी में उन्हें शामिल करती है? नहीं, वो अब जो सीएम साहब जो डिसीजन लिए, अब आपको इलेक्शन के खुद भी बोले थे, अपने को आंध्र प्रदेश में जो सियासत रहता वो सिर्फ चंद्रबाबू नायडू साहब जैसा बोले वैसे ही चलता। तो आप लास्ट 2 ईयर से देखे, कभी वहाँ पे ना मुसलमानों के ऊपर कुछ भी ये नहीं हुआ। अब मेरे ख्याल से एक लास्ट वीक कड़पे में छोटा इंसिडेंट हुआ था, वो इंसिडेंट छोड़ के कभी भी वहाँ पे अपने आंध्र प्रदेश में तो कभी भी लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन कभी भी नहीं हुआ। अब और एक ऊपर से कभी भी ये अपना मतलब रिलीजन के वास्ते रिलीजियस के वास्ते लड़ लेने का तो इश्यूज कभी भी नहीं रहता। आपको मालूम है चंद्रबाबू नायडू साहब के पीरियड में तो सबसे स्ट्रिक्ट लॉ एंड ऑर्डर का ये रहता, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है जी। तो इसलिए अपने को तो चंद्रबाबू नायडू साहब पे बहुत भरोसा है, और वो हम लोगों को पूरे जनों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मिलकर लेके जाएंगे। तो क्या टीडीपी अपने अंदरूनी सिस्टम में साफ सफाई और शफाफियत रखती है इस चीज़ को लेकर के हिंदू मुस्लिम से हट करके? जी नहीं, डिफरेंस कभी नहीं रहा, क्योंकि आप ही देखो हमारे को इतने बार मौका दिए, हारो जीतो, चंद्रबाबू नायडू साहब बुला के अब्बा को एमएलसी दिए, मिनिस्ट्री दिए, मंडली चेयरमैन दिए एमएलसी दे के, हमारे शरीफ साहब को दिए, अच्छे बड़े लीडर्स को चंद्रबाबू यहाँ पे अपने तेलुगु देशम पार्टी में ये करे, लालजंग पाशा साहब थे, बाद में जब तेलंगाना और आंध्रा मिलके थे यहाँ पे भी बहुत बड़े लीडर्स थे, बशीरुद्दीन बाबू खान साहब थे। तो ऐसा कभी भी नहीं है, तेलुगु देशम पार्टी पूरों को लेके आगे चलते हैं। आखिरी सवाल, क्या नंदियाल की सियासत अवामी खिदमत से ज़्यादा ताकतवर है फ़िलहाल? जी, जो नंदियाल की सियासत है वो अवामी खिदमत से ज़्यादा ताकत पर भरोसा रखती है? अब नंदियाल की खिदमत के वास्ते हम लोग है ना, हम लोग नंदियाल की खिदमत के वास्ते। अब मैं हैदराबाद में भी आया तो यहाँ अब मेरा फ़ोन तो कभी भी ऑन ही रहता। अब यहाँ से भी हम लोग कुछ भी छोटा भी प्रॉब्लम रहो हम लोग ये करते। अब्बा तो 24 आवर्स नंदियाल में रहते, आवाम को तो कुछ भी प्रॉब्लम आने नहीं देते। मैं बोलता हूँ 100% तो नहीं, मगर 80% तक हम लोग पब्लिक को तो हम लोग सेवा कर रहे, इंशाल्लाह करेंगे आगे चल के। माइनॉरिटीज अक़लियतों को और दीगर तबकों को लेकर के तरक्की के क्या कुछ प्लान्स आपके पास में है? आखिरी सवाल आपसे।
आपको बोला ना, माइनॉरिटीज़ के वास्ते तो हम लोग ये कर दीगर तबकों के लिए क्या कुछ पॉलिसीज एंड प्लानिंग है? जैसा कि हिंदू बिरादरी भी है वहाँ पर, हाँ दूसरे बिरादरीज भी हैं, जी, तो जी। अगर माइनॉरिटीज़ को आपने खबरस्तान जी और जिस तरह के जो इस्तेमात वगैरह में जो जी, पार्टी जी। फंड्स दिलाए हैं, तो क्या आपकी ये खिदमत दूसरे नहीं मज़ाहिब के नहीं, मानने पूरा वालों के आप साथ बोलो भी ना, है? मैं आपको बोला था ना, जी। क्रिश्चियंस के वास्ते हम लोग, चर्चेस के वास्ते तो आगे बहुत की से- फ्यूचर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। आगे के फ्यूचर के वास्ते अब जो भी अपने को, जो भी अगर लेके आए अब ये एरिया में हमारे को ये चीज़ की ज़रूरत है, वो लोग हम इमीडिएट सैंक्शन करें। कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है, रुकावट कहीं नहीं है, रुकावट कहीं बिल्कुल। नहीं है। हमारे को यहाँ पे रोड होने का जी। है, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे रोड जब का जब हम लोग सैंक्शन कर रहे हैं। अच्छा। अगर चंद्रबाबू नायडू साहब को अगर हमारा एक ब्रिज बनाने का है, अगर ब्रिज का अपने को देरी हो रही, कॉन्ट्रैक्टर नहीं आ रहा, तो सीधा बाबू साहब के पास जा रहे, नहीं सर ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो बाबू साहब इमीडिएट हमारे को, क्योंकि डेवलपमेंट के जगह कभी भी कॉम्प्रोमाइज बिल्कुल नहीं। नहीं तो बिल्कुल ये साफ चीज ये जाहिर हो रही है कि आपका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मजबूत है वहां पे, इस वजह से कोई रुकावट बिल्कुल नहीं आ रही है। तो एनएमडी फेरोज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त मुनसिफ टीवी के खास प्रोग्राम में दिया। तो नाजरीन, मैं आपको बता दूं कि सियासत के तूफान में कहीं कहीं इंसान की अक्सर वो असल आवाज़ ही दब जाती है, लेकिन आज की गुफ्तगू में हमने एनएमडी फेरोज साहब की जो सोच है, जो जद्दोजहद है और जो नज़रियात हैं, उनकी कई परतों को खुलते हुए देखा है। और उनका एक ही मकसद है कि अवामी खिदमत को, एक जो विजन है, उस अज़्म को लेकर के उन्हें आगे बढ़ना है। और इस यकीन के साथ, उस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ कि इस गुफ्तगू के बाद यकीनन आवाम की जो नई उम्मीदें हैं, जो नया देखने का जाविया है एनएमडी फारूक साहब को, वो उस नए जाविये से भी आगे देख पाएंगे। प्रोग्राम खास मुलाकात में फ़िलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।